हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली ग्रेट। यहाँ पे मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज बिल्कुल सुबह सुबह, यानी कि जो बिल्कुल लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन होती है वहाँ से, किचन से स्टार्ट होता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी, वो भी विदाउट अनियन गार्लिक। एज़ यू नो, सबको आपको पता है, जो लोग रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, कि अनियन और गार्लिक का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो जितनी भी रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। और बिना प्याज लहसुन के भी सब्जी इतनी अच्छी लग सकती है, ये हमें भी तब पता चला जब हमने प्याज लहसुन का बिल्कुल त्याग कर दिया। अब उसके बिना हर सब्जी बहुत अच्छी बनती है और पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो जब सात्विक सब्जियां होती हैं, बिल्कुल सात्विक खाना होता है, तो यकीन मानिए उसका स्वाद तो अच्छा होता ही है, उसका आपके ऊपर भी जो प्रभाव पड़ता है वो भी बहुत ही सकारात्मक होता है, बहुत ही सात्विक होता है। सुबह की जल्दी जल्दी का समय होता है तो मैं एक साथ सारी प्रिपरेशन करके नहीं रखती हूँ। पहले इसके लिए जो सबसे पहले करना होता है उसको पहले कर लेती हूँ। जैसे कि अगर मुझे अब आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी थी तो मैं जानती हूँ कि अभी थोड़ा सा मसाला पकने में जितनी देर लगेगी, जितना समय उसमें लगेगा, उस समय को मैं यूटिलाइज़ करूँगी आलू छीलने में और सैलेड काटने में, जो मुझे लंच में पैक करनी है। यहाँ पे आलू छील के रेडी कर लिए, साथ के साथ जो भी सैलेड मुझे रखनी है वो भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि जो छीलने का काम है वो एक साथ हो जाएगा। अब आलू काट लूँगी। जितनी देर में आलू कट के सोयाबीन एक तरफ बॉईल हो रही है, जब तक वो भी हो जाए, बॉईल इन द सेंस कि गर्म पानी में मैंने सोयाबीन को रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इतनी देर में मसाला पक जाएगा। और जितना मसाला बन रहा है वो बहुत ही हमारे बेसिक मसाले हैं, उसमें मैंने कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं डाला। देखिए, जो भी विदाउट अनियन गार्लिक सब्जी बनती है ना, उसमें 2-3 जो साबुत मसाले होते हैं उनका डालना बहुत ज़रूरी होता है। हर सब्जी में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम में, कि ताकि हर सब्जी का फ्लेवर विदाउट अनियन गार्लिक बहुत अच्छा आए। तो उसके लिए मैं हमेशा तेज पत्ते का इस्तेमाल करती हूँ, साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, और कभी कभी उसमें 2-3 लौंग डाल देते हैं, तो हर सब्जी का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और लास्ट में आप थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मसाला है उसकी बिल्कुल देखते ही पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा उसमें मैंने ऐड करे हैं मसाले को, बट ऐसा नहीं है। ये जितनी ग्रेवी बनी है इसमें बहुत हल्का ही मसाला मैंने यूज़ किया था। एक्चुअली देगी मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ तो उससे क्या होता है, कलर अच्छा आ जाता है सब्ज़ी का, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत ही मसालेदार सब्ज़ी है। लेकिन हर सब्ज़ी में मिर्च मैं उतनी ही रखती हूँ जितना कि मेरा बेटा खा पाए, क्योंकि उसके लिए भी सब्ज़ी अलग से नहीं बनती है, जो हम सबके लिए बनता है वही होता है। तो सब्जी में मिर्च उतनी ही रखती हूँ जितना वो लंच में भी इजीली खा ले। ऐसा ना हो कि वो लंच में सब्जी छोड़ दे, तो फिर और बुरा लगता है। अब यहाँ पे पारी आती है आटा मलने की, और आटा गूंथने के लिए मैंने गेहूं के आटे में थोड़ा सा रागी और थोड़ा सा बाजरा ऐड करा है, और कभी कभी मैं इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा और बेसन भी ऐड कर लेती हूँ। तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और कई गुना स्वादिष्ट बनती है। जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने थोड़ा सा आटा भी चेंज करा है, जो कि हम पहले फॉर्च्यून का लेकर आते थे, या फिर जो भी आटा मिलता है, मतलब मार्केट में पैकेट वाला, वो लाते थे, बट वो अब बिल्कुल सफ़ेद होता था, उसमें पता लग जाता था कि उसमें मैदा मिक्स है। तो इसलिए अब उसको हमने अवॉइड करा है। अब यहाँ पे जितने भी जो मंदिर के जो कपड़े होते हैं पोंछने के, या भगवान जी को स्नान कराते हैं वो पोंछने के, तो ये सारे जो वस्त्र हैं ये मैं साथ के साथ सर्फ में थोड़ी देर डाल के रख दूँगी, और उसके बाद बर्तन धोने से पहले उनको वॉश कर लूँगी। उतनी देर में उनका जितना भी तिलक वगैरह लगा होता है ना कपड़ों में, वो सब हट जाता है। अब यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं आटे को मल के ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद उसको जब वापस से मलते हैं ना, इतना सॉफ्ट ये नीड हो चुका होता है आटा, और उसकी रोटी और पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं।
अगर आपने कभी ट्राई ना किया हो तो ये आटा एक बार ज़रूर ट्राई करना। इससे आपकी जो भी रोटियां बनेंगी बहुत सॉफ्ट बनेंगी, पराठे पूड़ी जो भी बनता है बहुत अच्छा बनता है। और अब बारी आती है पराठे बनाने की, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए अभी एक साथ पराठे बनेंगे। यहाँ पे सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। कलर जितना अच्छा आया, स्वाद उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा था। अभी सब्जी को मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे लंच में पैक करनी है। तो इसीलिए पहले जितनी भी सब्जी चाहिए अलग, मतलब ठंडी जितनी करनी है उसको सेपरेट करके अभी फ़ैन के नीचे रख दूँगी। तो जब तक पैक करने की बारी आएगी तब तक सब्जी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि जितनी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे हस्बैंड, कनिष्क ब्रेकफास्ट करेगा, उतनी देर में सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी, और जितनी देर में लोग रेडी होंगे उतनी देर में लंच पैक हो जाएगा। तो टाइमिंग का कैलकुलेशन इतना एक्यूरेट रखना पड़ता है मॉर्निंग में कि आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ सुबह सुबह के, क्योंकि बहुत सुबह में इतनी जल्दबाजी होती है, इतनी हबड़ तबड़ होती है कि बस फटाफट से सबका लंच पैक हो जाए, सबका जो पानी की बॉटल्स हैं वो सबकी रख दूँ। कनिष्क ने पूरा ड्रेस सही से पहना है कि नहीं पहना वो देखना, उसके बाद उसका बैग चेक करना कि कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसकी बुक्स है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई उसका टेस्ट था जो रह गया हो। तो एंड मोमेंट पे एक बार पूरी लिस्ट को चेक करना जैसे बहुत ज़रूरी होता है ना, ऐसे ही मॉर्निंग में भी थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट रखती हूँ कि एक बार सब कुछ चेक कर लो कि कुछ रह तो नहीं गया, फ्रूट किसी के रह तो नहीं गए, सबके लंच में सब चीज़ रखी है कि नहीं रखी है। अभी जैसे हस्बैंड जब दही लेके जाते हैं, जब उनके लिए दही रखती हूँ तो वो दही बोलते हैं कि ऐसे मत रखो, उसमें बूरा या चीनी मिला के रखना, क्योंकि दही वहाँ तक जाते तो खट्टा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि उसमें पहले ही मीठा मिला दो, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे रही थी हस्बैंड को, जिसमें मैंने सब्जी और पराठे दिए, बट जैसे ही दिए तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सब्जी मत दो, मुझे इसकी जगह दूध दे दो, मैं सब्जी बस लंच में ही खाऊंगा, अभी सुबह में सब्जी नहीं खानी। तो अब मैं दूध, एक तरफ दूध रेडी करूँगी, बस सिंपल। वो अभी ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, दूध ले लेंगे, दूध गर्म कर दूंगी थोड़ा सा, उसके साथ में पराठे हो जाते हैं और गुड़ होता है साथ में। तो ये उनका मतलब पसंदीदा ब्रेकफास्ट है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती वाला है, वो पसंदीदा ब्रेकफास्ट है, इनको ऐसे खाना पसंद है। और कनिष्क भी आराम से खा लेता है, ऐसे दूध पराठा वो भी खा लेता है, या दूध रोटी हो वो आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे अब दोबारा से मैंने ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी करी है, जो करी थी उसको हटा के फिर से दूसरा ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी करी। तो ये जो 3-4 मिनट का टाइम है ना, वो ऐसे चला जाता है। अब बारी आती है भाई सबके अबाउट, जिसको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाएंगे, जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने उसको वापस से बुलाया, वो रेडियो के नीचे चला गया था, फिर वापस बुलाया कि अरे तिलक तो रह ही गया, क्योंकि हस्बैंड और कनिष्क दोनों निकलेंगे एक ही समय पे, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे उसको स्कूल ड्रॉप करने, स्कूल ड्रॉप करके वो निकल जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ पे सब बाय करने के बाद अभी बिल्कुल गेट पे ना तो मॉर्निंग में दूध आ जाता है, तो दूध अभी मैंने यहाँ से ले लिया। अब मैं ऊपर का हाल दिखाती हूँ, जब सब लोग जाते हैं उसके बाद ऊपर का हाल हो रखा होता है बिल्कुल बेहाल। अब ये आप देख सकते हैं, अंदर का रूम, बाहर का रूम, सब कुछ बहुत ही मैस। लेकिन अभी मैं जल्दी से आई थी, क्योंकि कनिष्क को होता है कि मम्मी आप बालकनी से बाय रोज़ किया करो। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी वो लोग आएंगे, फिर बाय करके फिर मैं वापस से जाऊँगी अपना अंदर काम करने के लिए। अब ये लोग जा रहे हैं अपने अपने काम पे। अब बारी आती है मेरे काम की। मुझे बहुत सारे काम दिख रहे होते हैं, यानी कि अभी टाइम हुआ होगा करीब आई थिंक 7:45 का, मतलब उससे भी पहले का। और अभी से जो काम शुरू होंगे वो जाके ख़त्म होते हैं 11 बजे तक, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, पूजा पाठ से लेके। मॉर्निंग में नहा ली थी, मैं नहा के मैंने ठाकुर जी को स्नान भी करा दिया, लेकिन पूजा पाठ करने में बाद में बैठती हूँ तसल्ली से, क्योंकि बहुत समय लगता है। सुबह में नहीं बैठती हूँ सुबह में, वरना तो सबका लंच वगैरह सब कुछ रह जाएगा। इसीलिए अभी जितना भी गार्डनिंग का काम है, क्योंकि गार्डनिंग का काम ही सारा कुछ मेरे को देखना होता है, तो संडे ही हस्बैंड के पास टाइम होता है जो वो देख पाते हैं, नहीं तो डेली मैं एक बार ज़रूर नज़र एक बार डालती हूँ कि किस पौधे में पानी है नहीं है, कीड़ा तो नहीं लग गया, या खाद किसको चाहिए, कटिंग किसकी करनी है, गुड़ाई किसकी करनी है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अभी बस प्रवचन चला लिए थे और उसके बाद अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा मैस हो रखी है। अब एक एक करके एक पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। अभी बालकनी का पोर्शन कंप्लीट करा,
अब बारी आती है किचन की। अब मैं किचन का बिल्कुल सब कुछ, जो सामान फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, सारा सामान फ्रिज में रखना होता है, फ्रिज में रख के जो चीज़ें साफ़ करनी है वो करके, अब यहाँ पे जो मैंने मंदिर के जो क्लॉथ थे वो जितने भी भिगोए थे, जितने वस्त्र हैं, अब यहाँ पे इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सिर्फ करना कुछ नहीं होता, जो तिलक चंदन ये सब लगा होता है ना, उसको क्लीन करना होता है। उसके बाद बारी आती है ढेर लगे बर्तनों की, जो मॉर्निंग के बर्तन हैं। ये सब रात के तो रात को करके सोती हूँ, लेकिन ये है सुबह के बर्तन, और सुबह के बर्तन सुबह ही निपट जाएं तो मेरा काफ़ी काम हल्का हो जाता है, जिससे मैं किचन की साइड से मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह बन चुका होता है। उसके बाद मैं आ गई छत पे, और छत पे ये देखिए कहाँ मेरी नज़र पड़ी है आज, मीली बग्स। मतलब मैंने जब से गार्डनिंग शुरू करी है ना, मैंने किसी भी पौधे में इतनी भयंकर मीली बग्स नहीं देखी है। इतना बुरा हाल, मुझे लगा था ऊपर ऊपर ही है, लेकिन नीचे तक का बुरा हाल हो रखा है। अगर आप नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगी ना, पूरी करी पत्ते के पौधे में ऊपर से लेके नीचे तक इतनी मीली बग्स है। और करी पत्ते के पौधे में पहली बार मैंने इतनी मीली बग्स देखी हैं, और मुझे फ़र्स्ट टाइम पता लगा ये मीली बग्स अंदर से ऑरेंज कलर की होती हैं, क्योंकि जब मैंने इन पर ये नीम ऑयल स्प्रे करा ना, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, बिल्कुल हटी नहीं, उतनी अभी चिपकी हुई थी, और पूरी तरह से चिपकी हुई थी। मुझे लग रहा था मैं इनको हटाऊंगी कैसे, क्योंकि ये तो हट ही नहीं रही हैं। और नीम ऑयल के अलावा अभी मुझे कुछ और ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा था कि जो मैं अभी स्प्रे करूँ और इतनी सारी हट जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने जो बर्तन मारने वाला जूना होता है ना, वो ऐसा एक जूना ना, स्क्रबर यहाँ भी रखा था छत पे। तो बस ये स्क्रबर लिया, उसको थोड़ा सा सर्फ में भिगोया, और बिल्कुल जैसे बर्तनों को मांजते हैं ना, बस वैसे ही मैंने इस पौधे को मांजना शुरू करा, क्योंकि इतनी बुरी तरह से मीली बग्स मैंने आज तक नहीं देखी हैं, जितना बुरा हाल मुझे इसमें दिखा था। बट जैसे तैसे भी फाइनली काम हो गया। उसके बाद बारी आती है पौधों में पानी डालने की, क्योंकि भाई इतनी गर्मी बढ़ रही है कि एक बार नहीं, पौधों में कभी कभी 2-2 बार भी पानी डालना पड़ रहा है। और छत पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट में जो पौधे होते हैं उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं प्लान कर रही थी कि एक ग्रीन शेड ला के, पतला सा जो नेट वाला शेड होता है, उसको नेट के साथ में ही लगा दिया जाए, ताकि पौधों को थोड़ी राहत मिले। और ये काम मुझे बिल्कुल अभी मई जून वाली गर्मी आने से पहले करना था, लेकिन अभी संडे को नहीं हो पाया। अभी लेट्स सी वो काम कब होगा, जल्दी से जल्दी उस काम को करना है, क्योंकि पौधों की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। स्पेशली ये जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए अब, क्योंकि इनकी ग्रोथ अब बहुत बड़ी हो गई है। छोटे पौधों को तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पौधे हैं, और स्पेशली जो गमले में लगे होते हैं, क्योंकि गमले में एक लिमिटेड पानी आता है, उस हिसाब से गमलों में पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। अब ये सब काम ख़त्म करके, सब झाड़ू पोछा मॉपिंग सब कुछ कंप्लीट करके मैं आ गई मंदिर पूजा करने। और अपने मंदिर में बैठ के पूजा करने के बाद फिर मैंने पढ़ी श्री गर्ग संहिता। और श्री गर्ग संहिता में इतना कुछ जानने को मिलता है कि जिस तरह से हमने हमेशा सुना है कि प्रभु राम जी और प्रभु विष्णु भगवान जी, ये सब भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। मतलब तो किस तरह से विग्रह में वो प्रवेश करे, मतलब श्री कृष्ण के विग्रह में सारे भगवानों ने कैसे प्रवेश किया, भगवान श्री राम ने, भगवान विष्णु ने, और कैसे वृंदावन धाम कहाँ पर था, कहाँ से वृंदावन पूरा जो गोकुल है वो कहाँ से आया है, ये सारा जो वर्णन श्री गर्ग संहिता में है वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। मतलब ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद पता चलता है हम मतलब कितनी चीज़ें नहीं जानते, और कितने अज्ञानी लोग हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हम नहीं पढ़ते। तो उसके बाद बारी आती है अब हमारे ये वाले काम की, जो कि है मेरे ट्यूशन्स का, पढ़ाई का। तो बच्चों के लिए कुछ मुझे नोट्स निकालने थे, प्रिंट आउट्स निकालने थे, लेकिन मेरा प्रिंटर इस बार बिल्कुल ही धोखा दे गया, बिल्कुल। मतलब उसके बाद प्रवचन चल रहे थे तो मन थोड़ा शांत रख रही थी, क्योंकि बिल्कुल प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। 12 बज चुके थे, 12:15 होने जा रहे थे, टाइम देख सकते हैं। और मुझे कनिष्क को लेने जाना है, सही 1 घंटा बचा था, और मेरा काम यहाँ पे नहीं हो रहा था। फिर मैंने प्रिंटर को रखा साइड में। उसके बाद टाइम हो चुका था, कनिष्क को लेकर आई स्कूल से। बनाना वगैरह, फ्रूट में आते ही देखती हूँ, उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ उसने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि उसने अगर कम खाया होता है ना तो जल्दी से उसके लिए सबसे पहले मैं लंच लगाती हूँ। और जाती हूँ तो हमेशा उसके लिए ना
ग्लूकॉन डी लेके जाती हूँ। अपने लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भेलपूरी बनाई थी, नींबू डाला था, केचप का इस्तेमाल नहीं करा था क्योंकि मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में आपको बताया था कि केचप में अनियन गार्लिक पाउडर होता है फ्लेवर के लिए, इसीलिए अब केचप का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, उसकी जगह पे नींबू डाल लेती हूँ। यहाँ पे थोड़े से दाल चावल बचे, वो भी उससे ख़त्म नहीं हो रहे थे। अब इसको नींद नहीं आ रही थी स्कूल से आने के बाद, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि आगे सो जाए, लेकिन ये सोने के मूड में जब बिल्कुल नहीं होता तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है आपको सोना नहीं है तो अब आप पहले होमवर्क कर लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नहीं तो ये 5-6 बजे सो जाएगा, उसके बाद रात को लेट उठेगा, फिर होमवर्क करेगा नहीं। इसलिए कोशिश करती हूँ मैं आते ही सबसे पहले खाना वाना खा के जब ये फ्री हो जाता है, फिर मैं सबसे पहले इसकी डायरी, नोटबुक सब कुछ चेक करती हूँ। क्योंकि जो बच्चा कई बार होता है ना, जैसे काम करके लाया लेकिन अभी चेक नहीं हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो स्कूल से कई बार बच्चों को अभी आदत नहीं है बोर्ड से उतार के लिखने की, लेकिन अब जैसे जैसे वो कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स भी पता लगती हैं। तो जो भी मिस्टेक्स होती है मैं उसको साथ साथ बताती हूँ, थोड़ा क्लियर करती हूँ कि देखो आपने कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था। क्योंकि ये टाइम मुझे सिर्फ अभी मिल पाता है जब तक कि बच्चे नहीं आए होते, यानी कि ट्यूशन के बच्चे जब तक नहीं आते हैं तब तक मैं इसका ये सारा काम देख लेती हूँ, जो कुछ भी रह चुका होता है, क्या करा है क्या नहीं करा है, क्या क्या चीज़ें मुझे करानी है। उसके बाद क्योंकि बिल्कुल जैसे ही 2:30-3 बजे के आसपास बच्चे आ जाते हैं, फिर बारी आती है बच्चों को पढ़ाने की। और इस समय पे बच्चों के FA1 चल रहे हैं, यानी कि यूटीज़ चल रहे हैं, तो अभी यूटी की तैयारी हो रही है, उसके बाद हो जाएंगी समर वेकेशंस। और वेकेशंस में ज़्यादातर बच्चों को टाइम चेंज कर देती हूँ मैं, या तो अर्ली मॉर्निंग भी ज़्यादा अर्ली तो नहीं हो पाता क्योंकि मेरा काम तब तक फिनिश नहीं होता, फिर भी करते करते अगर मैं 11 भी बजे बुलाती हूँ तो भी बच्चे धूप में आना पसंद नहीं करते, ऑब्वियसली गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए टाइम चेंज करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। तो टाइम वही शाम का डेली का रहता है जो रूटीन टाइमिंग है। इसलिए वेकेशंस में, समर वेकेशन भी होती है तो मेरे लिए कोई चेंज नहीं होता कि मतलब मुझे भी लगे कि एज अ टीचर की कोई चेंज हुआ है। मेरे लिए सारा टाइम टेबल वही का वही रहता है जो अभी चल रहा था। और यहाँ पे मैं सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक करती हूँ। होता यह है कि कोई भी पूरे वीक में एक दिन मैं ऐसा डिसाइड हमेशा करती हूँ कि जहाँ पे सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक की जाती हैं, स्कूल की जितने भी स्कूल के नोटबुक्स हैं सब लानी होती हैं। काम किसका पेंडिंग है, कैसा गलत किया है, सही करा है, क्या छोड़ा हुआ है, क्या इनकम्प्लीट, मतलब ये सारी चीज़ें ना बच्चों को मैं बता देती हूँ कि आपको आपने ये नहीं करा, ये करना था, ये ऐसे करना था। जो भी उनके नोटबुक से रिलेटेड मुझे दिखता है कि जो भी इनकम्प्लीट काम है या गलत किया हुआ है वो उनको वहीं के वहीं करेक्शन कराती हूँ, या इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करा देती हूँ। नोटबुक साथ के साथ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत ही याद कर लेते हैं और गलत ही एग्ज़ाम में लिख आते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए सबसे पहली कोशिश कि वीक में कोई भी एक दिन निकालिए, ये मतलब टीचर्स के लिए ये बात है कि कोई एक दिन निकालिए और उस दिन सभी बच्चों की नोटबुक्स को ज़रूर चेक कीजिए कि किस बच्चे का काम कितना अधूरा है। उसका जो भी यूटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसकी नोटबुक्स मैच कर लीजिए कि उसने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग सारा काम किया हुआ है या नहीं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है कि बच्चे अपने एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें, और वो तभी होगा जब वो जहाँ से याद कर रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स याद कराने पड़ते हैं बच्चों को, और वो भी उस केस में जहाँ पे उनके पास एक आध दिन होता है और बच्चे, क्योंकि घर से तो होमवर्क दे देते हैं, कई बार बच्चे घर से करके नहीं लाते, तो 1.5 घंटे के टाइम पीरियड में क्वेश्चन आंसर शॉर्ट भी करने हैं, याद भी समझाने भी हैं, फिर बच्चा याद भी करेगा, फिर उसका टेस्ट भी होगा, और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट कवर होने ही चाहिए अगर 1.5 घंटे का टाइम पीरियड है। तो ये सब चीज़ें कराना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चे की ही खुद की स्पीड स्लो होती है, और ये चीज़ हर कोई नहीं समझ पाता। कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स वो चीज़ नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि 1.5 घंटे में 2 सब्जेक्ट तो हर हाल में कवर होने चाहिए थे, लेकिन बच्चे की स्पीड स्लो होती है तो उसमें हम भी मजबूर होते हैं, नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें ट्यूशन्स में ना ऐसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो भी तब जब चल रही हों यूटीज़, FA चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इन दैट केस ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है करानी एक ही बारी में।
पढ़ाने के बाद अब बारी आती है इंस्टीट्यूट जाने की। अब इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है तो मैं चल दी इंस्टीट्यूट के लिए। मौसम थोड़ा सा बेटर था। कनिष्क को लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि 6:30 अराउंड निकली थी तो वो घर पे ही था, उसको पापा के पास अपने छोड़ के फिर मैं जा रही हूँ इंस्टीट्यूट। और आते हुए मैं अपने ये चिंकू मिंकू से मिलने ज़रूर आती हूँ, जो इनसे मिलके ही मैं घर पे जाती हूँ। और ये बहुत मस्ती कर रहा था, इसके लिए गेम लगा दी थी और ये इतनी मस्ती कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ। उसको बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी ये सब चीज़ें। तो पहली बार मतलब ये सब देखने में बड़ा अजीब लगता है ना कि देखो बिल्ली भी किस तरह से गेम्स खेलती है ये सब चीज़ें मज़ा आ रहा था देख के। तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।